आज के वीडियो में हम लोग क्यूएसबी का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है ना उसको देखेंगे और थ्योरेटिकल पार्ट और रिवीजन के टाइप से देखेंगे कि एग्जाम में जो आए तो छूटे ना। ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रहे, जो एक क्रंच होता है ना, मतलब क्रंच का मतलब होता है कि जो फॉर्मूला बेस्ड जो आपका है। अच्छा, कुछ लोग वीडियो स्किप करके भाग जाएंगे कि हाँ देखेंगे, तो सुनिए ध्यान से। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो और वीडियो क्यूएसबी की हैं, उनको जरूर देख लेना है आप लोगों को। उनको इसलिए देख लेना है कि देखिए ये एक न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों से मिला जुला है। ठीक है ना। तो पूरे न्यूमेरिकल अप्रोच जो है वो नीचे दिए गए हैं, थ्योरेटिकल के लिए वीडियो देखिए। हालांकि इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच है, ऐसा नहीं है, बट बहुत सारी चीजें जो हैं उस वीडियो में भी हैं, कुछ इसमें भी आपको मिल जाएंगी। तो एक थ्योरी थ्योरी लिखने वाला ये इसमें पूरा मिल जाएगा आपको, उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल है, इसमें ज्यादा थ्योरी है। ठीक है। रिवीजन आप दोनों से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करा जाए, देखा जाए क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। ध्यान इस चीज का रहा है कि जिस पीडीएफ से पढ़ाने जा रहा हूं उसको लेने के लिए आप सिविल टेक के एंड्रॉइड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक क्या क्या कवर होगा एक बार देख लेते हैं। टॉपिक क्या क्या कवर होगा वीडियो में उसको एक बार देख लेते हैं। आइए, पहला है परिचय है चैप्टर का नाम, दूसरा है प्राक्कलन के प्रकार एंड टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, फिर आपका मेजरमेंट है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, और उसके बाद ये सब क्या है आप लोग इसका नाम अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा दुखद है, क्योंकि अब तो नाम बताने का समय नहीं है, एग्जाम के लिए वीडियो बनाई गई है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ रेट है, कंट्रैक्टरशिप है, उसके बाद प्रिपरेशन एंड टेंडर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन कॉमन शेड्यूल रेट्स है, और उसके बाद वैल्यूएशन है। ये चैप्टर्स आपके इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग का चैप्टर था परिचय, और उसमें हम लोग बात करेंगे किसकी। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का जो आ रहा है कि मात्रा सर्वेक्षण यानी क्वांटिटी सर्वेइंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वांटिटी सर्वेइंग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको, यानी और इसकी महत्ता पर। महत्ता मतलब क्या इसका फायदा है। क्वांटिटी का मतलब ही होता है मात्रा, और जो व्यक्ति मात्राओं का आकलन करता है उसको हम लोग क्वांटिटी सर्वेयर कहते हैं। और उस प्रक्रिया के जिसमें किसी बिल्डिंग या फिर किसी कंस्ट्रक्शन में निर्माण में लगने वाली मात्राएं निकाली जाती हैं, इस प्रक्रिया को क्वांटिटी सर्वेइंग कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे विषय के क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए मात्रा सर्वेक्षण का विशेष विस्थान है। सर्वेइंग का मतलब है मापन तथा क्वांटिटी का मतलब है मात्रा। इस प्रकार क्वांटिटी सर्वेयर एक ऐसा तकनीकी शिक्षित व्यक्ति है जो क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक व तार्किक रूप से विभिन्न अभियंत्रण कार्यों की मापन तरीके इस्तेमाल करते हुए विभिन्न मदों की जो मात्राएं हैं निकालने का कार्य आधिकारिक एवं प्राधिकृत ऑथराइज्ड तौर पर करता है। मतलब ऑथराइज तरीके से मात्राओं का आकलन करने वाला व्यक्ति क्वांटिटी सर्वेयर होता है। मात्रा सर्वेक्षण में परिशुद्धता, यानी इसमें जानते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पहले जान लीजिए कि मात्रा सर्वेक्षण में इसकी महत्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी डिस्क्राइब इन ब्रीफ क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इनको डिस्क्राइब करना है, ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना। तो आपको ये बता दिया मैंने कि अ पर्सन who calculate the quantity of a material used in a construction is quantity surveyor। तो मतलब एक आदमी जो मात्राओं का आकलन करता है क्वांटिटी सर्वेयर होता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटिटी सर्वेइंग। क्वांटिटी सर्वेइंग मींस क्वांटिटी फॉर मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ मटेरियल, और सर्वेइंग का मतलब ही होता है किसी चीज का निकालना या पता करना। ठीक है ना, आकलन करना। तो उसको क्वांटिटी सर्वेइंग को आप समझ चुके होंगे। किसी चीज को यहाँ पर एक बार पीडीएफ को आप रीडिंग लगा लेंगे। ठीक है ना। अब एक चीज यहां पर और जान लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन तो ये बना, तो इससे ही केवल इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरा है आपका प्राक्कलन एवं आगणन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो बोला गया है कि प्राक्कलन या आगणन यानी एस्टिमेट क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, संक्षेप में बताइए। यानी एस्टिमेट क्या है इसको संक्षेप में बताइए। लेकिन यहाँ पर देखिए जो इसकी परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है एक बार देख लीजिएगा। बोला गया कि इंजीनियरिंग अथवा कोई भी अन्य, एस्टिमेट मतलब क्या होता है, एस्टिमेट मतलब होता है प्राक्कलन। और देखिए क्वांटिटी सर्वेइंग में और एस्टिमेट में थोड़ा सा अंतर है। क्वांटिटी सर्वेइंग में केवल कितना मात्रा यानी कितना मटेरियल लगा है वो बताया जाता है, जबकि एस्टिमेट में आप मटेरियल के साथ साथ कितना टाइम लगेगा, कितने मजदूर लगेंगे, यानी उसमें कितने आपके वर्कर लगेंगे, आप इन सब सारे चीजों का पता लगाते हैं, प्राकलन करते हैं। तो उसको हम लोग एस्टिमेट बोलते हैं। समय, पदार्थ, इसमें मशीनें,
इन सारी चीजों को एक साथ निकालते हैं। और मात्रा मतलब केवल क्वांटिटी, मतलब किसी कंस्ट्रक्शन में लगने वाली मात्राओं की बात करते हैं। तो क्वांटिटी सर्वेइंग थोड़ा कम है और एस्टिमेट एक बड़ा शब्द आके उभर के आता है सामने, ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिए, प्राक्कलन या आगणन इंजीनियरिंग अथवा कोई भी अन्य निर्माण कार्य किया जाता है तो निर्माण कार्य के प्रारंभ किए जाने से पूर्व अनुमानित लागत का जानना जरूरी होता है। अनुमानित लागत मतलब पहले से उसकी कॉस्ट जान लेना कि कितना पैसा लगेगा, ताकि उस निर्माण पर आने वाले खर्चे का पूर्वानुमान हो सके। मतलब पहले से हम ये जान लें हमारे लिए कि कितना उस पर खर्चा आएगा, उसी के अनुरूप व्यवस्था एवं दृढ़ निश्चय हो सके, उसी के साथ अरेंजमेंट कर सके, साथ ही निर्माण के दौरान आने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। हमें अगर पहले से हर चीज का आकलन लग जाए कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कितना कितना पैसा लग सकता है, कितने कितने लोग लगेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो एक चीज यहाँ पर जान लीजिएगा, परेशानियों का भी अंदाजा लग जाता है। परेशानियों का मतलब कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या क्या दिक्कत आ सकती है, उसका भी आइडिया हमको लग सकता है, ठीक है। तो प्राक्कलन क्या होता है, मतलब किसी काम को करने से पहले उसमें होने वाली तमाम दिक्कतों का, लगने वाले सामानों का, लगने वाले समय का, लगने वाले लोगों का आकलन करना ही क्या कहलाता है, प्राक्कलन या एस्टिमेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बोला प्रकार कितने होते हैं, तो एस्टिमेशन मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक आगणन यानी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं रफ कॉस्ट एस्टिमेट। इसको मैं थोड़ा ठीक से बता दे रहा हूं, इसमें शायद सही से दिया नहीं है। इसको दूसरा नाम देते हैं हम लोग रफ कॉस्ट एस्टिमेट। रफ कॉस्ट एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट का मतलब ही होता है, ये इसको बोलते हैं डिटेल, जिसका नाम ही है वो डिटेल है। रफ कॉस्ट का मतलब रफली कैलकुलेट किया जाने वाला, या प्रिलिमिनरी मतलब किसी काम को करने से पहले। देखिए एस्टिमेट बनाने में भी खर्चा लगता है। सपोज एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है और उसका एस्टिमेट बनाना है, तो एस्टिमेट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट पता चलेगी और एस्टिमेट बनाने में भी कॉस्ट लग जाएगी। तो एक मोटा मोटा एस्टिमेट बनाइए पहले दिमाग से, बिना किसी पेन पेपर के या फिर नॉर्मल पेन पेपर का यूज करके, उसके बाद डिटेल एस्टिमेट बनाइए जब रफ कॉस्ट नियर अबाउट आइडिया लगा देता है। अब जैसे आपको घर बनवाना है, अरे यार घर बनवाना है, कौन सी बड़ी था, 20,000 में बन जाएगा, कि कोई पगला ही ना हुआ कि 20,000 में घर बन जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ बनता था किसी जमाने में, लेकिन आज के समय में आपको रफली भी आइडिया नहीं है कि घर कितने में बनेगा, तो डिटेल की तो बात छोड़ दीजिए कि कैलकुलेशन करो यार ठीक ठीक कितना आ रहा है। ठीक ठीक कैलकुलेशन तब की जाती है जब रफली आइडिया लगे। तो रफली आइडिया लगाने के लिए हम करते हैं रफ कॉस्ट एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट। इसके लिए दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इनके भी अपने प्रकार हैं। रफ कॉस्ट एस्टिमेट होता है कितने टाइप का, ये होता है यूनिट रेट एस्टिमेट यानी इकाई दर प्राकलन, यूनिट रेट एस्टिमेट। दूसरा होता है इसका प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट। तीसरा होता है क्यूबिकल कंटेंट रेट, क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टिमेट, रेट एस्टिमेट। ये 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। और डिटेल एस्टिमेट की भी यदि बात करें तो डिटेल एस्टिमेट जो होता है वो होता है आइटम रेट, आइटम रेट एस्टिमेट। दूसरा होता है आपका ये रिवाइज्ड एस्टिमेट। तीसरा होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। और चौथा इसमें टाइप होता है रिपेयर। यानी इसके भी अपने 4 तरह होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यूनिट रेट हुआ, प्लिंथ एरिया हुआ, उसके बाद आपका क्यूबिकल कंटेंट रेट हुआ। ये 3 तरह का रफ कॉस्ट एस्टिमेट है। और इसी तरह डिटेल एस्टिमेट भी 4 तरह का होता है, ठीक है ना। अब हम लोग पहले ये समझें कि प्रिलिमिनरी किसको कहते हैं, इन पर हमें डिस्कस बाद में करेंगे। मैंने जो बताया वही प्रिलिमिनरी है। किसी परियोजना को लागू करने से पूर्व आय विचार एवं उसकी नीति निर्धारण के लिए अनुमानतः परियोजना पर आने वाले खर्च पर विचार किया जाता है, ठीक है, ताकि आने वाले खर्च का वहन एवं उपलब्धता के बारे में एक सामान्य राय कायम हो सके। साथ ही परियोजना से होने वाले लाभ एवं नुकसान को भी आंका जा सके। इस पर इतना खर्च करना व्यवहारिक एवं उपयोगी होगा या नहीं, इसी आगणन से प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है। सड़क, पुल, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय आदि का प्रारंभिक आगणन पूर्व अनुभवी एवं अर्हता प्राप्त उच्च पदस्थक, पूर्व अनुभवी का मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस हो और जो किसी न किसी पद पर हो, वो लोग क्या कर लेते हैं, इसका मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं। उसके बाद बजट पास होता है। जानते हैं वास्तविकता ये होता है कि किसी, जैसे मान लीजिए ब्रिज बनवाना है, तो पहले एक मोटा मोटा आंकड़ा लगता है कि इसमें कितना लगेगा, इसमें लगभग
25 करोड़ लगेंगे, ठीक है। तो अगर 25 CR का आंकड़ा इन्होंने दे दिया, जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, तो इनकी बात सुन के सरकार से बजट पास हो जाएगा। तो ये थोड़ी है कि दे दिया गया 25, बजट का मतलब हुआ कि इस 25 का हम लोग व्यवस्था कर लेंगे, यदि है तो सरकार बोल देगी ठीक है बनेगा। अब काम शुरू होगा, जैसे जैसे काम पूरा एक साथ तो होगा नहीं, जैसे जैसे काम होता जाएगा उसका एस्टिमेट बन बन के जाएगा और बिल पास होता रहेगा। मतलब एस्टिमेट बन बन के जाएगा और इसी में से बिल पास होता रहेगा, लास्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये मूल का मतलब होता है। ये 25 करोड़ क्यों प्रिलिमिनरी बनाना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप पहले ये तो पता चले कि कितने का लगभग काम है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी के बारे में, अर्हता प्राप्त उत्पादक आगणक, आगणक मतलब होता है एस्टिमेटर, द्वारा भूमि की आवश्यकता, उसका मूल्य, भवन का लगभग क्षेत्रफल, आवश्यक अनुमानित लागत, विद्युतीकरण, ये सब चीजों के बारे में स्वतः आकस्मिक व्यय के रूप में माना जाता है। जैसे मान लीजिए कुल प्रारंभिक आगणन तैयार होता है, इस आगणन में 5 से 10% व्यय अपने आप पर एक्सीडेंटल किसी तरह से रूप में खर्चा हुआ, केवल परियोजना का विचार आते ही उस पर सोचकर एक मुश्त लागत के बारे में दिया गया आगणन ही प्रारंभिक आगणन है। परियोजना के बारे में सोचकर उसके बारे में एक बार में जो तुरंत तुरंत जो विचार आया और विचार आते ही एक मुश्त लागत बता दी गई, जैसे विचार आया ब्रिज का और 25 करोड़ बता दिया गया बिना किसी कैलकुलेशन के, उसी को कहते हैं प्रारंभिक आगणन, ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है कौन सा, डिटेल वाला, विस्तृत। अब विस्तृत में क्या होता है, बनाओ देखो कर करके कितना आ रहा है। डिटेल में क्या होगा, सभी आगणनों में, आगणना का मतलब बार बार मैं बोल रहा हूं एस्टिमेट है, एस्टिमेट यानी प्राक्कलन या आगणन, एस्टिमेट में सबसे परिशुद्ध आगणन विस्तृत आगणन है। विस्तृत वाला सबसे डिटेल है, ठीक है ना, सबसे डिटेल एस्टिमेट सबसे अच्छा है। इसको बनाने के लिए भवन या संरचना की पूर्ण जानकारी, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हाँ इतना लगेगा, चलो उसकी ड्राइंग देखते हैं, ड्राइंग को देख देख के एक एक पार्ट को देखें कितना है, कितने क्यूबिक मीटर है, कितना उसका चार्ज इस समय मार्केट में, सब कुछ कैलकुलेटिव होगा मैथमेटिकली, ठीक है ना। संरचना की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जैसे ड्राइंग के प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, विशिष्टियां, जोड़ एवं मदों का क्रम तथा मदों के बारे में गहन जानकारी होनी चाहिए, अति आवश्यक है। नक्शे पर बनी ड्राइंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आदि को उनके मापन के अनुसार विभिन्न मदों की मात्रा गणितीय के आधार पर ज्ञात कर उनको प्रचलित दरों से गुणा करके, मतलब मात्राएं पता चली 2 क्यूबिक मीटर है, 1 क्यूबिक मीटर का रेट 2000 है, यानी प्रचलित दर कितनी है 2000, मात्रा को इससे गुणा करेंगे तो 2000 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर है, तो 2 क्यूबिक मीटर का कितना हुआ 4000 रुपए। यानी क्या किया गया, यहाँ पे विभिन्न मदों की मात्रा गणितीय के आधार पर ज्ञात करके उनको प्रचलित दरों से गुणा करके कीमत निकाली जाती है। विस्तृत आगणन लगभग वास्तविक निर्माण की कीमत के बराबर ही होता है, मतलब जो होता है डिटेल एस्टिमेट लगभग सही सही जानकारी दे देता है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसमें एक चीज और बता दूं, यहाँ पर लिखा है कि इसी आगणन पर, इसी एस्टिमेट पर अंतिम रूप से सक्षम अधिकारी से वित्तीय स्वीकृति मिलती है, इसी पर, इसी के लिए बिल बनता है, इसी आकलन पे असल में वित्तीय स्वीकृति का मतलब होता है फाइनेंशियल अप्रूवल, ठीक है ना, या एक्सपेंडिचर अप्रूवल मिलता है, एवं धन जुटाने की व्यवस्था करनी होती है। सड़क, पुल, भवनों आदि सभी के लिए आगणन अलग अलग बनाया जाता है। सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेने के लिए यह एक प्रमुख दस्तावेज है, मतलब इसी एस्टिमेट पर बिल पास होगा और इसी पर एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। अब एक प्रमुख दस्तावेज है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है, साथ ही कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे विस्तृत विशिष्टियां, ड्राइंग, गणना, डिजाइन रिपोर्ट, दर विश्लेषण, दर अनुसूचन आदि भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। यह आगणन सामान्यतः सामान्य प्रारूप पर, जिसमें क्रम, संख्या, मदों का विवरण, ये एस्टिमेट किसमें बनाया जाता है, जिसमें सीरियल नंबर डालते हैं, बिल्डिंग एस्टिमेट याद है, सीरियल नंबर, मदों का मद, देखिए पहले क्या रहता है, यह आगणन सामान्य प्रारूप मतलब सिंपल प्रोफार्मे पर, कैसे, जिसमें क्रम, संख्या, मदों का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, याद करिए, और उसके साथ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, फिर उसके बाद मात्रा, याद करिए, कॉलम याद आ रहा है आपको, आपने पढ़ा होगा ना, कॉलम बनाते थे, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और उसके बाद बनाया जाता है, उसके बाद क्वांटिटी निकलती है। इसके साथ विशिष्टियां देनी आवश्यक है ताकि उसी के अनुरूप मद की दर तय की जा सके। विशिष्टियां क्या होता है, विशिष्टियां मतलब 2 क्यूबिक मीटर कंक्रीट आई है सर, 2 क्यूबिक मीटर, बेटा इसका ग्रेड भी बताओ, कौन से ग्रेड की 2 क्यूबिक मीटर है, तो ग्रेड बताओगे तब ना पैसा पता चलेगा। सर दरवाजा 10 ठो आया है, 10 दरवाजा लगाना पड़ेगा ग्रेडिंग में, कौन से लकड़ी का दरवाजा लगेगा, हैंडल पीतल का लगेगा कि लोहे का लगेगा, ये सब को बोलते हैं विशिष्टियां। विशिष्टियां मतलब
जनरल स्पेसिफिकेशन अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड द यूज्ड एंड द मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस और मटेरियल जो होता है उसके बारे में जो जानकारी होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। चैप्टर है, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब क्लियर हुआ, लेकिन इनके भी अपने टाइप है। मैंने इन टाइप के बारे में हल्का सा आपको बता दूं कि ये जो टाइप होते हैं ना, ये सब कहाँ गए यार, ये जो टाइप था ना यहाँ पे, टाइप में मैंने बताया। तो ये डिटेल एस्टिमेट में भी कितने टाइप हो गए आपके, आइटम रेट हुआ, रिपेयर हुआ। एक चीज फिर से बता दूं मैं आपको कि एक वीडियो और है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक है, वो भी आपको देखना है, कंपलसरी है, ये जान लीजिए। ये तो थ्योरेटिकल है, उसको भी देख के जाना है, कंपलसरी है, 2 वीडियो आपको देख के जाना है पेपर देने, ठीक है। और उसके बाद रफ कॉस्ट एस्टिमेट में, रफ कॉस्ट में क्या होता है ना, यूनिट रेट का मतलब होता है कि किसी चीज का एस्टिमेट निकालने के लिए पर हेड से काम किया जाता है या पर पीस से काम किया जाता है। जैसे एक बल्ब का दाम 200 रुपए है तो 50 बल्ब का दाम कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लिए सीधे सीधे। अब एक घर का दाम ऐसे थोड़ी बोल देंगे एक घर का दाम 50 लाख है, दूसरे का दाम पर। यूनिट रेट एस्टिमेट किसी छोटे काम के लिए किया जाता है। प्लिंथ एरिया मतलब उतना ज्यादा नहीं, इसमें क्या होता है घर कितने स्क्वायर फीट में बना है उसके आधार पे, अगर 1000 स्क्वायर फीट के घर का दाम 10 लाख रहा है, तो अगर 1500 स्क्वायर फीट में बनाना तो लगभग 15 लाख जाएगा। तो इसको कहते हैं प्लिंथ एरिया। इस पर न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो डिटेल बैच में कराया हूँ। डिटेल वाला जो बैच है, अच्छा जो लोग जूनियर वगैरह या आप लोग जो बैच अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो नीचे नंबर चल रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक से बैच परचेज कर सकते हैं, उसमें डिटेल सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टिमेट जो होता है, क्यूबिकल कंटेंट का मतलब होता है कि किसी चीज का केवल एरिया नहीं बल्कि हाइट भी लिए, यानी एरिया इंटू हाइट से क्यूब बनता है, क्यूबिकल कंटेंट रेट से निकाला जाता है। अब इसके बारे में बेटा डिटेल जानकारी अभी मत लो, इस समय नहीं है उसका, ठीक है। आइटम रेट एस्टिमेट क्या होता है, डिटेल में एक एक आइटम की, एक एक आइटम मतलब होता है एक एक जो, जैसे कंक्रीटिंग है, ब्रिक वर्क है, अर्थ वर्क है, वुड वर्क है, स्टील वर्क है, फ्रेमिंग है, ये सब आइटम होते हैं किसी कंस्ट्रक्शन काम में। एक एक चीज की अलग अलग जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड आइटम रेट एस्टिमेट। लेकिन हम लोग कई बार ऐसा भी होता है रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ता है। कई बार हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं और मार्केट में एस्टिमेट बनाए हुए 1-2 साल हो गया, काम अभी शुरू नहीं हुआ है। काम हुआ कि चलो 1 करोड़ आया था, मान लीजिए आज हमने एक एस्टिमेट बनाया, 1 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट आई, पता चला काम 2 साल बाद शुरू हुआ, तब तक सब रेट इधर उधर हो गया था। तो यदि किसी आइटम में या किसी पूरे एस्टिमेट में 5% से ज्यादा का वेरिएशन हो जाए, 5% का मतलब जब वेरिएशन इन द रेट इज मोर देन 5%, ठीक है ना, उस समय हमें एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ता है। तो जो नया एस्टिमेट बनता है दैट इज कॉल्ड रिवाइज एस्टिमेट। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम मान लीजिए कोई हॉस्पिटल बना रहे थे बड़ा सा, उसके बाहर पार्किंग वार्किंग सब दिए गए थे, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर एक एक्स्ट्रा जो मेडिकल शॉप के लिए एक्स्ट्रा जगह बनानी पड़ी, या फिर एक लैब बनानी पड़ी जहां हॉस्पिटल के जो मरीज हैं वो अपना टेस्ट भी करा सकें साथ साथ में। तो पहले उसका प्रोविजन नहीं था, बाद में किसी चीज को जोड़ा गया, मतलब मेन एस्टिमेट जो बना था उसमें किसी चीज का प्रोविजन नहीं था, बट बाद में उसमें किसी चीज को जोड़ना पड़ा। तो दैट एक्स्ट्रा एस्टिमेट, दैट एक्स्ट्रा आइटम विच इज एडेड टू द मेन और फंडामेंटल एस्टिमेट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, पूरक प्राकलन बोलते हैं। जब किसी आइटम का पहले से प्रोविजन नहीं होता है मूल एस्टिमेट में, लेकिन बाद में उसको जोड़ना पड़ता है, तो उस एस्टिमेट को सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बना के अलग से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। ये सब डिटेल बनते हैं, आइटम वाला डिटेल बनता है, रिवाइज होता है तो भी डिटेल बनता है, सप्लीमेंट्री के तौर पे जो आता है बाद में जोड़ा जाता है वो भी डिटेल बना के जोड़ा जाता है। लास्ट में रिपेयर एस्टिमेट है, किसी बिल्डिंग में हर साल टूट फूट और खराबी होती है, जिसको मेंटेन करने के लिए हर साल बिल्डिंग में रिपेयर पर कितना पैसा लग रहा है इसके लिए भी एस्टिमेट किया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग रिपेयर एस्टिमेट। बात समझ आ रही है ना। तो ये टाइप ऑफ एस्टिमेट था आपका, क्लियर है। तो ये टाइप ऑफ एस्टिमेट हम लोगों ने किया। अब हम लोग बात करते हैं किस पर, देखिए यहाँ पर आ गया, सब पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आ गया, मैंने बता भी दिया है बट आप फिर से इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है भाई। संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब होता है शॉर्ट नोट लिखना है, किस पर, अनुपूरक आगणन, यानी यह है रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट लिख लेंगे टिप्पणी, मैं हल्का सा जो बोला हूं दिखा देता हूं आपको। संशोधित आगणन, सॉरी ये रिवाइज नहीं है, ये सप्लीमेंट्री है, पूरक है ना, ये है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जो अलग से जोड़ा गया था, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है। और दूसरा है संशोधित यानी रिवाइज्ड,
रिवाइज्ड एस्टिमेट, ठीक है। तीसरा है वार्षिक मरम्मत यानी एनुअल एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट, एनुअल मेंटेनेंस, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले बोला गया है सप्लीमेंट्री, मैंने बोला था कभी कभी निर्माण कार्य में निर्माण के दौरान छोटा मोटा परिवर्तन करना पड़ता है, कुछ भाग अतिरिक्त बढ़ाने पड़ते हैं, जैसे छोटा सा स्टोर, कमरे का आकार बड़ा करना। मैंने एग्जांपल दिया कि हॉस्पिटल में नया टेस्ट लैब बनाना, तो वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए है, छोटे प्रोजेक्ट हैं तो ये सब करना पड़ सकता है, आदि कार्य की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने पड़ते हैं। मूल आगणन के साथ एक विस्तृत आगणन अतिरिक्त कार्य के लिए या घटाए गए कार्य के लिए बनाकर संलग्न करना एवं अंतर को स्पष्ट कर सक्षम अधिकारी के पास स्वीकृति हेतु अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हेतु रिपोर्ट सहित प्रस्तुत की जाती है। इसी को हम लोग ताकि ताकि क्या होगा देख लेते हैं इसको, क्या होता है ताकि आपका इस अतिरिक्त कार्य की भी स्वीकृति मिल जाए, जो लास्ट में ऐड हुआ उसका भी क्या मिल जाए, अप्रूवल मिल जाए, और भविष्य में अभिलेखों की अपूर्ण स्थिति से पैदा होने वाली समस्याओं की संभावना भी न रहे। तो इसको बोलते हैं हम लोग, लिखा नहीं है इसमें लेकिन इसी को बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, कहीं इसका जिक्र नहीं किया। संशोधित क्या होता है, बोले ना, जब किसी मद में हुए परिवर्तन से वह 5 से 10% तक प्रभावित हुआ है। हालांकि इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने बताया है कि 5% टोटल एस्टिमेट का होता है, और जो आपका एक इंडिविजुअल आइटम होता है उसमें 10% की चेंजिंग, पूरे में 5% और किसी इंडिविजुअल आइटम में 10% की चेंजिंग पर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब के बारे में मैं डिटेल नहीं बोलूंगा। फिर एनुअल मेंटेनेंस 1.5% लिया जाता है। एनुअल मेंटेनेंस मतलब हर साल रख रखाव में जो पैसा खर्च होता है उसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस, और उसमें जाता है लगभग 1.5% से 3% तक का खर्चा, ठीक है ना। जैसे या अगर भवनों में सामान्यतः ऐसे मत जिन पर साल 2 साल में रिपेयरिंग कर भवन अथवा निर्माणित को संरक्षित एवं दीर्घायु बनाए रखा जा सके हेतु बनाया जाता है। निर्मित भवनों एवं संरचनाओं में सफेदी यानी व्हाइट वॉशिंग, डिस्टेम्पर आदि का कार्यों के लिए बार बार आगणन तैयार न करना पड़े, उसके लिए एक अलग से इन सभी मदों का आगणन तैयार किया जाता है। रिपेयर एस्टिमेट क्या होता है, आप जानते हैं कि किसी बिल्डिंग में पुताई हर साल होनी है, थोड़ा बहुत पेंट प्लास्टर उखड़ेगा उसको हर बार ठीक करना है, तो क्यों ना उसका एक एस्टिमेट बना लिया जाए, हर साल इतना पैसा खर्च होगा इस बिल्डिंग पे, तो किसी बिल्डिंग का जब एस्टिमेट बनाते हैं डिटेल में कि इस पर ये चीजें रेगुलर करनी है। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी का पार्ट बार बार एक चीज, जैसे मैं अपना जो गाड़ी की सर्विसिंग कराता हूँ, मान लीजिए 4 व्हीलर है तो 5,000 रुपए हम दे दिए, सर्विसिंग अच्छे से हो जाती है, ठीक है। अगर मेरी बाइक है तो 700-800 रुपए में सर्विसिंग, कोई पार्ट चेंज ना करना हो तो सर्विसिंग में मोबिल चेंज हो गया, हमारी बाइक जो आपका ऑयल हो गया, मोबिल ऑयल वो चेंज हुआ, फिल्टर चेंज हुआ, और थोड़ा बहुत ग्रीसिंग वगैरह होगी, तो हम जानते हैं कि इस पर इसका एस्टिमेट क्या बनाना, इस पर 700 रुपए हर 2 महीने पे 3 महीने पे जितना हम चलाएंगे खर्च होना उस पर खर्च होने हैं। तो इसका एस्टिमेट नहीं, इसका एक डिटेल एस्टिमेट पहले से ही बनाया जा चुका है, और वही बार बार क्या होता है अप्लाई कर दिया था, तो उसको कहते हैं रिपेयर मेंटेनेंस। वो भी डिटेल ही एस्टिमेट है, बट वो 1.5% तक आता है पूरी कॉस्ट का, जितने की बिल्डिंग बनी है उस पूरी कॉस्ट का 1.5% तक ये आता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित मदों को मापने के तरीकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये कुछ मद हैं जिनको मापने के तरीके हैं, ठीक है ना, उन पर टिप्पणी लिखना है कि इनको कैसे मापेंगे। जैसे सोलिंग है, सोलिंग मतलब होता है कहीं सड़क पर कोई खड़ंजा ईंट का लगा हुआ देखें उसको बोलते हैं ब्रिक सोलिंग, या ब्रिक की सोलिंग जनरली की जाती है, वैसे अन्य टाइल सोलिंग भी की जा सकती है लेकिन ब्रिक का ज्यादा बनता है। सोलिंग मतलब होता है किसी चीज को बिछाना जमीन पे, उसको सोलिंग बोलते हैं। सील रोक रद्दा यानी डैम्प प्रूफ कोर्स, इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को क्या करते हैं, इनको मापने के तरीकों पर टिप्पणी लिखते हैं, ठीक है ना। टिप्पणी क्या बोला, मैं इनको बोल दिया हूं, आप इनके बारे में जानते हैं लेकिन एक बार रीडिंग लगा के जाना है कि ऐसे क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, बट अगर आ गया तो आप लिखना जानते हो, ठीक है ना। उसमें तीसरी चीज क्या है हम लोगों की, सॉरी, देखिए ये फर्श कार्य है, एक तो सोलिंग था, दूसरा डीपीसी था, फिर फर्श कार्य है, फिर छत कार्य है। तो अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या किया गया बताया गया। जैसे सोलिंग में कई बार खाई या आधार तल, खाई का आधार तल यानी बेस मुलायम एवं कमजोर होता है, मतलब कहीं पर ऐसा खाई का ही नहीं, सामान्य सड़क वगैरह पर भी कमजोर यदि कोई जगह है तो इसको मजबूती प्रदान के लिए ईंट के टुकड़े खाई में डालकर पानी छिड़क कर कुटाई कर दी जाती है। फिर आधार नींव कंक्रीट इसके ऊपर डालते हैं, नींव की खाई में इस प्रकार ईंट के टुकड़ों को डालकर
कूटना सोलिंग कहलाता है। ईंट के टुकड़ों को या डाल के कूटे या फिर ईंटों को बिछा दे पूरा समूची ईंटों को, तो उसको भी सोलिंग ही कहते हैं। इसका मापन मोटाई में निर्दिष्ट करते हुए लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मापन मोटाई का मतलब होता है कि सोलिंग हुई है 15 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर मोटी सोलिंग हुई है कितने एरिया पर, 100 स्क्वायर मीटर पे। सोलिंग को किस में मापते हैं, स्क्वायर मीटर में, ना कि क्यूबिक मीटर में। सोलिंग का एरिया मापा जाता है, उसकी मोटाई को बता दिया जाता है अलग से। ये नहीं कि पूरा एरिया इंटू मोटाई करके उसका वैल्यूम बता रहे हैं, वैल्यूम में नहीं, सोलिंग हमेशा एरिया में मापी जाती है, ठीक है ना। हाँ, वर्ग मीटर में किया जाता है, जिसका अतिरिक्त मत बनाया जाता है। यानी सोलिंग के बारे में कुछ जानकारी मिली। फिर डीपीसी के बारे में जानकारी, दीवार पर सीलन नींव के माध्यम से। डीपीसी सब लोग पढ़ चुके हैं ना, कई बार पढ़ चुके हैं, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़े, उसके बाद आप इसको एस्टिमेट में भी कई बार पढ़े। दीवार के नीचे कंक्रीट का या पटिया का एक ऐसा लेयर जिसके वजह से नमी नीचे से ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाती, डीपीसी कहलाता है। ये 25 से 40 सेंटीमीटर, यानी 25 से 40 का मतलब होता है 1 से 1.5 इंच का मोटी सीमेंट कंक्रीट की तह होती है। और इसका ग्रेड जो इसमें कंक्रीट यूज की जाती है वो 1, 1.5, 3 की M20 ग्रेड की कंक्रीट का डीपीसी बनाया जाता है। इस पर मैंने कैलकुलेशन भी कराई है मेन बैच में, डीपीसी को पूरा मैंने बताया था ना। देखिए यहाँ पे, इसमें सीमेंट के एक कट्टे में 1 किलो सील रोधक पदार्थ, यानी 1 बोरा सीमेंट लेंगे तो 1 किलो उसमें क्या डालेंगे, सील रोधक पदार्थ, यानी ऐसा कोई पदार्थ जो ब्लॉक करता है, वाटर को क्या करता है, सील कर देता है, पानी को चढ़ने नहीं देता है, मिलाकर डीपीसी रद्दा डालते हैं। इसका मापन लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी डीपीसी को भी हम लोग स्क्वायर मीटर में मापते हैं, ठीक है ना। एक चीज इसमें 25 सेंटीमीटर से 2.5 यानी 25 से 40 सेंटीमीटर जो अभी मैं बोला मोटी सतह का निर्दिष्ट कर दिया जाता है। दरवाजे एवं बरामदों की खुली आवागमन वाली जगह पर डीपीसी नहीं डाली जाती है। जैसे डीपीसी के ऊपर दीवार होता है तो दीवार में नमी नहीं जाएगी, लेकिन जहां दीवार ही नहीं है, जैसे दरवाजा खुला है तो उसके नीचे क्या डीपीसी डालना, तो दरवाजे के नीचे या फिर ओपनिंग के नीचे डीपीसी नहीं डाली जाती। यदि दीवार ऊपर गई है तभी डीपीसी डाली जाती है। तो यहाँ पर एक चीज जान लीजिएगा, ये पूरा बता दिया गया है। इसकी कटौती भी बस दीवारों के नीचे वगैरह जहां खाली ओपन प्लेस रहता है वहां कर। तो चारों के बारे में लिख लीजिएगा। जैसे आपको 4 चीजें मैंने बताई, एक तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि सोलिंग था, दूसरा आपका क्या था, डीपीसी था, फिर फर्श कार्य और छत कार्य। तो केवल इस पीडीएफ से रीडिंग लगानी। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सिविल टेक के एंड्रॉइड ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, चार्जेबल नहीं है, फ्री है ये सब। कृपया ये मत डरिए कि चार्ज लगेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है, छांट करके क्वेश्चन दे दिया गया। चार्ज तब लगता है जब शर्मा पढ़ाता है डिटेल में और उसकी नोट्स मिलती है, उसका चार्ज लगता है, ठीक है। बाकी ये रिवीजन वाली जो क्लासेज हैं, आपको पास कराने भर की क्लासेज हैं, पास क्या नंबर भी आ जाते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, अंतर क्या होता है दोनों क्लासेज में, डिटेल में और इसमें, पास दोनों लोग हो जाएंगे। हो सकता है कि जो इससे पढ़ रहा है वो नंबर ज्यादा भी ला दे, लेकिन उसको लंबे समय तक चीजें याद नहीं रहने वाली हैं। और जो धीरे धीरे क्लास किया है उसका बेनिफिट उसको भविष्य में मिलेगा, उसको चीजें याद रहेंगी, गारंटी दे रहा हूं। अंतर कुछ नहीं होता है, अंतर ये होता है कि वो धीरे धीरे रस रस के पढ़े हैं, और एक होता है झटके से पढ़े हैं, झटके से उतर जाएगा दिमाग से। प्लस इसमें मैं कुछ डिटेलिंग छोड़ूंगा भी, उसमें डिटेलिंग पूरी करवाया हूँ। रोड ऐसा उतार चढ़ा हुआ था, जो लोग पढ़े हैं कमेंट करें वीडियो पे। जो लोग रोड को ऐसे चढ़ा करके नीचे फिर गर्त में उतार दिए थे, फिर हर जगह का इतना कठिन कठिन क्वेश्चन पूछते हैं, उस समय पेपर ऐसा हलवा आ जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, डिटेल में पढ़ना दूसरी चीज होती है, पेपर पास करना दूसरी चीज होती है। तो पेपर में अच्छा नंबर भी लाना वो दूसरा हिसाब हो गया, ठीक है ना। तो ये डीपीसी, फिर फर्श कार्य को बोला गया है, फर्श मतलब फ्लोर के बारे में अलग से, इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर छत के बारे में बोला है, भवनों में छत आरसीसी अथवा आरबी स्लैब के रूप में इंसुलेशन परत के साथ टाइल लगाकर अथवा स्टील और लकड़ी की ट्रस बनाकर, एसी अथवा जीआई सीट का, एसी मतलब एस्बेस्टस की सीट होती है, इनकी सीट में रूफ कवरिंग देकर किया जाता है। आरसीसी, ये सब मतलब छत फर्श के बारे में सब बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसी के बारे में बोल दिया गया कि स्लैब की चौड़ाई मोटाई से गुणा कर इसका, ये बोला था ना कि इनका मापन कैसे किया जाता है, तो सबका मापन बताना है कि लंबाई और चौड़ाई इनकी में मापन होगा कि मोटाई भी ली जाएगी। तो देखिए, स्लैब हो, फर्श का स्लैब हो, और सॉरी छत का स्लैब हो, वो क्यूबिक मीटर में लिया जाएगा। जो फर्श बनेगी वो अगर कंक्रीट की है तो इसको उसमें क्यूबिक मीटर में, नहीं तो फिर स्क्वायर मीटर में फर्श ली जाएगी। और जो सील रोक रद्दा था और सोलिंग था, दोनों स्क्वायर मीटर में लिया जाएगा। तो ये सब इतनी चीजें इसमें बताई गई हैं, इनको बस एक बार आपको रीडिंग लगा के जाना है। अगला चैप्टर है मापन यानी मेजरमेंट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मुफ्त का नंबर देते हैं, जैसे ये वाला टॉपिक। मैं इसके बारे में मेन बैच में भी हल्का सा बताया हूँ, क्योंकि उसमें जो है हिसाब दूसरा था, बोर्ड ये वाला उस टाइम नहीं था, तो ये ध्यान दीजिएगा जरा।
देखिए ये कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीट का मतलब 4-5 ठो नाम दे देगा आपको, बोलेगा कि ये जो नीचे आइटम दिए गए हैं ना वो किसमें मापे जाते हैं और उनके भुगतान की क्या इकाइयां हैं, ठीक है ना। किसमें मापे जाते हैं और भुगतान की क्या इकाइयां हैं, और नाम दे देगा। नाम में ये सारे नाम में से कोई भी एक हो सकता है, इतना ही नहीं है, ऐसे 4-5 पेज हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कोई अडहेसिव है, अडहेसिव मतलब लेई वगैरह जानते हैं, जिससे कोई चीज चिपकाई जाती है, कोई चीज चिपकाई जाती है उसको अडहेसिव बोलते हैं। इसी तरह एग्रीगेट है, मतलब कौन सा, ब्रिक का एग्रीगेट है, एक स्टोन का एग्रीगेट है, एल्युमिनियम की पत्ती है। इन सबको किस में मापा जाता है, तो इनके मापन की जो इकाई है वो बतानी पड़ती है आपको, साथ में इनका पेमेंट जो होता है वो किस में होता है। जैसे कोई अडहेसिव है यानी लेई वगैरह है, उसको किलोग्राम में खरीदा या बेचा जाता है और उसका भुगतान प्रति किलोग्राम में होगा। जैसे उसको 1 केजी चाहिए तो उसको भुगतान में लिखेंगे प्रति किलोग्राम में बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा, ठीक है ना। ये एफपीएस प्रणाली में दिया है प्रति आपका इसका। अच्छा, एफपीएस का मतलब क्या हुआ, एफपीएस का मतलब जो होता है फुट पाउंड सेकंड वाला, ठीक है ना। तो ये इसको जब लिया जाता है तो किलोग्राम की जगह पर पाउंड में लिया जाएगा। बात हमारे पाउंड वगैरह में इसको तौला और लिया जाता है। एक चीज जान लीजिए, इसी तरीके से आपको बस इन दोनों प्रणालियों में बताना, मतलब आइटम यहाँ लिखना है। जैसे 5 आइटम दिया आपको, बोला ब्रिक वर्क, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। ब्रिक लिखेगा तो अलग आंसर होगा, ब्रिक किस में मापी जाती है, तो लिखेंगे यहाँ 1000 में मापी जाती है। और भुगतान कितना होता है, प्रति 1000 में। ईंटें जब भी कहीं गिराई जाती है ना तो उनको कहता है कि कितने 1000 ईंट गिरी, 1000 में ईंटों को मापा जाता है, 1 2 काउंट नहीं किया जाता है। 1000 में ईंटें गिराई जाती हैं और जो भुगतान होता है वो भी किसमें होता है, 1000 में ही होता है, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पर अच्छे तरीके से जान लीजिए आप, क्या, कि इन चीजों का नाम देगा और अब नाम से कैसे पहचानेंगे। देखो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी चीजों के बारे में जानते हो। यदि तुम उस चीज के बारे में जानते हो तो तुम बता दोगे। जैसे देखना, जितनी भी लोहे की चीजें होती हैं ज्यादातर वो तौल के मिलती हैं, या मेटल की चीजें। कहीं कहीं पर दरवाजे या पतली चीज जैसे शटर है तो स्क्वायर मीटर में होगा, लोहे का है फिर भी स्क्वायर मीटर में होगा। या फिर कोई तार की जाली है तो वो केजी वगैरह में चली जाती है। मतलब ये तुमको याद जितना हो पाया उतना ठीक, एक आध आइटम जरूर ऐसा आ जाता है जो तुमको नहीं पता रहता है। तो जितना आइटम का तुम्हें पता है उतना लिखो। उसके जैसे मिट्टी है, अर्थवर्क मापा जाता है क्यूबिक मीटर में, लेकिन जब पेमेंट होती है तो प्रति 100 क्यूबिक मीटर की होती है। मिट्टी कभी भी 1 क्यूबिक मीटर का पेमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हल्का चीज, 1 क्यूबिक मीटर का कितना पेमेंट करें, तो प्रति 100 क्यूबिक मीटर का लेन देन होता है मिट्टी का। बात समझ आ रही ना। इसी तरीके से हर चीज के बारे में अलग अलग तरीके हैं, तो इनका एक लिस्ट है, किताबों में भी आपको मिल जाएगा। इसको पूरा पीडीएफ में एक पेज केवल जानने के लिए दिया गया है। इस पेज में से सब आ जाए जरूरी नहीं है, इससे बाहर भी जाएगा। और ये 4-5 पेज में कई सारे आइटम है बिल्डिंग में यूज होने वाले, पेंटिंग है, प्लास्टर है, टीप है। अगर उस पदार्थ के बारे में पहले से पढ़े हैं तो बता लेंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप रट के जितना जा पाए जाइए, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये था मद का नाम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है क्या, एक सेकेंड। यहां पर बोला गया है मध्य रेखा विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी यदि हम लोग बात करें यहाँ पर एक मैं हेडिंग बना दूं, यहाँ पे हम लोगों से इसके पहले वाला क्वेश्चन तो ये था, इसमें हम लोग अगर लिखें टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, यदि हम लोग लिखें यहाँ पे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। और मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में 2 तरीके होते हैं, कोई भी मेजरमेंट लेने का 2 तरीका होता है। एक होता है कौन सा तरीका, जिसको बोलते हैं हम लोग एक होता है आपका मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में सेंटर लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड। दूसरा होता है क्या, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। तीसरा एक और मेथड है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग मेथड, लेकिन ये इनएक्यूरेट है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, इसलिए इसको मैथमेटिकली सीखने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज बता दूं, बिल्डिंग एस्टिमेट जब करना होगा और मेजरमेंट लेने की बारी आएगी तो ये बहुत ही उभर के सामने आएगा दोनों मेथड। एक चीज मैं बता दूं, बिल्डिंग एस्टिमेट का कंपलसरी न्यूमेरिकल आता है, बिल्डिंग एस्टिमेट का कंपलसरी न्यूमेरिकल आता है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
बिल्डिंग एस्टीमेट का एक वीडियो डालूंगा, उसके आगे लिखा रहेगा बिल्डिंग एस्टीमेट। कृपया जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं बिल्डिंग एस्टीमेट, केवल उस वीडियो को एक बार देख लें जा करके। बिल्डिंग एस्टीमेट हो गया। दूसरा दूसरा जो आता है इसका मेजरमेंट लेने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आता है सेंटर लाइन को और लॉन्ग वॉल मेथड को, ठीक है ना। ये दोनों मैथमेटिकल हैं, इनको समझना पड़ेगा, थ्योरी के रूप में लिखेंगे तभी जब समझ में आया रहेगा। इसके लिए जो वीडियो अभी डालूंगा मैं, दो लिंक, मैंने बोला ना कि एक और वीडियो 2 घंटे 40 मिनट की है, उस वीडियो को आप जा करके देख लीजिएगा। उसमें जो है बताया गया है पूरा इनको कैसे सेंटर लाइन से मेजरमेंट ली जाती है, कैसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से। इनका नाम तो आप जान गए, इनके बारे में मैं पढ़ भी दूंगा, आप देख भी लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझने के लिए इसको सेंटर लाइन से मेजरमेंट और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से मेथड मेजरमेंट लेने के लिए आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो गया है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें डायग्राम बना के बकायदा समझाया गया है कैसे। हल्की से मैं बात बता दूं इसके बारे में। देखिए यहाँ मध्य रेखा विधि यानी सेंटर लाइन पर मेथड पर पूरी टिप्पणी की गई है और बड़ा लंबा चौड़ा भाषण लिखा गया है, ठीक है ना। इस विधि में लंबी तथा छोटी यानी सभी दीवारों की, यानी कोई बिल्डिंग है उसमें कमरे हैं तो उसकी बड़ी दीवार और छोटी दीवार, दोनों दीवारों की क्या बोला गया है यहाँ पे बताइए। लंबी तथा छोटी यानी सभी दीवारों की मध्य रेखाओं की लंबाई का योग निकाला जाता है, यानी पूरा सेंटर लाइन निकाल के एक प्रकार के न्यू तथा सोपान रद्दों की एक जैसी सभी लंबी छोटी दीवारों की मध्य रेखाओं की लंबाई जोड़ते हैं। सारी सेंटर लाइन को जोड़ के तथा इस योग को संबंधित चौड़ाई तथा ऊंचाई से गुणा करके परिमाण ज्ञात हो जाता है। इस विधि में नींव में खुदाई, नींव में कंक्रीट, सभी खसकों तथा अधिरचना का परिमाण ज्ञात करने के लिए कई लंबाइयां समान रहेंगी। बेटा ये तभी समझ में आएगा ये सब पढ़ा हुआ, मैंने बोला ना कि तुम इसका रीडिंग लगाना, लेकिन यदि तुम पहले से पढ़े हुए हो, उसका छोटा सा भी न्यूमेरिकल लगाए हुए हो, तभी तुम लगाना। अब इसका न्यूमेरिकल और इसका कंसेप्ट जब तक नहीं समझे रहोगे, ये सब पूरी। अब सेंटर लाइन किसके लिए सुटेबल है, वृत्ताकार हो, रेक्टेंगुलर हो, बहुभुजी हो, इन सब के लिए, जहां पर टी जंक्शन न बनता हो, जहां पर टी जंक्शन न बन, केवल देखो ऐसे बंद रहे, ऐसे रहे, और इस आपका मतलब किसी भी आकृति का रहे, लेकिन कहीं भी कोई दीवार ऐसे बीच में ना चले, मतलब टी ना बने। जैसे ये पूरा एक का एक बंद हो गया, यहाँ टी नहीं ना बना, यहाँ भी टी नहीं बना, तो जब टी ना बने तब के लिए ये सेंटर लाइन बहुत अच्छा होता है। जबकि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल जहां पर जोड़ बनते हैं टी जंक्शन, उनके लिए भी ठीक है, और नहीं बनते हैं उनके लिए भी। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कुछ जैसे बड़े बड़े भवनों में सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन उसी की है, जबकि सेंटर लाइन मेथड जो ऐसे वास्तुकला की दृष्टि से भवन बनाए जाते हैं उनके लिए उपयोगी है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात आपकी ये हो जाती है कि इनको आप याद करके लिख लीजिए। मैं फिर से कर रहा हूं, याद करके चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, एक बार वो वीडियो देख लेना जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो ये मध्य रेखा विधि हुई आपकी, और इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन तुरंत पूछा है कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल विधि का वर्णन कीजिए। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल विधि का भी यहाँ पूरा बताया गया है। रीडिंग तभी लगाना जब तुम उस वीडियो को देख चुके हो, ठीक है। अब इसको ये पूरा उसी के बारे में है पूरी जानकारी, ठीक है। अब अगला आ गया हम लोग का उसके, देखो वो न्यूमेरिकल अप्रोच थी, मैं बार बार कह रहा हूँ अगला वीडियो देख लोगे क्लियरिटी आ जाएगी ना, क्योंकि एक ही बात को रिपीट, और उसको भी देखना है, कंपलसरी है, तभी एग्जाम सही जाएगा। इसमें केवल थ्योरी वाली बातें कंप्लीट कर रहा हूँ। विस्तृत और सार अनुमान की तैयारी यानी डिटेल एस्टिमेट को कैसे किया जाता है, और डिटेल एस्टिमेट को करने में देखो दो चीजों के डिटेल एस्टिमेट आते हैं। एक आता है जनरली बिल्डिंग का, जो कि अनिवार्य है, इसको करना ही करना एग्जाम में, नहीं तो बाकी सब की हो इसको छोड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, इसको करना है। तो बिल्डिंग एस्टिमेट ये हमेशा अनिवार्य ही आया कंपलसरी में। तो बिल्डिंग आता है, एक रोड में आता है क्या, अर्थवर्क, ठीक है ना। मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, जो बिल्डिंग एस्टिमेट है उसका तरीका वही है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल या फिर सेंटर लाइन मेथड। जबकि रोड में कितने तरीके होते हैं मैं एक मोटा मोटा अभी आपको बता देता हूं इन दोनों के बारे में, लेकिन पहले एक चीज देख लीजिएगा। कई चीजों का हमको सीखना है, डिटेल एस्टिमेट मतलब सबका डिटेल एस्टिमेट तैयार करना। तो बिल्डिंग का हम बात बोल दिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें बिल्डिंग एस्टिमेट मिल जाएगा, क्योंकि वो लंबा है, वो न्यूमेरिकल लगाने वाला पॉइंट है, वो एग्जाम के लास्ट दिन अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े, लेकिन इस समय मुश्किल है समझने का। थोड़ा बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, यदि उसको पूरा देख लेंगे तो आएगा, हल्का क्वेश्चन आप कर जाएंगे। ये मत सोचिएगा सर उसको समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा, तुम उसको बस देख लो, समझो मत, तुम एग्जाम में फेल नहीं होगे, बस देख लो पूरा ध्यान से, जो वीडियो बिल्डिंग वाला डालूंगा।
रोड के लिए मैं बात करूं तो रोड का एस्टिमेट करने के लिए कई तरीके होते हैं, उसमें से कई विधियां हैं रोड एस्टिमेट की, जिसके बारे में लोग अलग अलग कई सारे नाम दे सकते हैं, न जाने कितने नाम, लेकिन मुख्य 3 विधियां होती हैं। ये घूमी फिर, जैसे रोड एस्टिमेट करते समय एक ही 2 तरीका हो सकता है। यदि रोड की पूरी लंबाई में डेप्थ एक समान हो, डेप्थ इज सेम, डेप्थ इज सेम थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ, यानी रोड की पूरी लंबाई में, रोड की पूरी लंबाई में यदि गहराई समान हो, जैसे यहाँ एक रोड ऐसे बनती है ना, रोड का भराव ऐसे होता है, ठीक है। कैनाल के लिए भी यही नियम लगेगा, नहर के लिए भी यही नियम लगेगा, इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है ना। ये था आपका क्या, ये था आपका रोड, ठीक है ना। तो ये रोड में यदि यहाँ की गहराई डी है और यहाँ की भी गहराई क्या है, रोड की डी है, दोनों जगह की गहराई क्या है, डी है। तो इस स्थिति में एक चीज जान लीजिएगा ध्यान से कि रोड का इस स्थिति में जो जो फार्मूला बनता है वो एक ही फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, यानी इसको बनाने में कितना मिट्टी लगा है। तो यदि ऊपर की चौड़ाई ये आपकी बी है, ये साइड की ढाल जो है ना वो S:1 की है, S हॉरिजेंटल है, ये H/V है, ठीक है ना। अब V का वैल्यू एक ही रहना चाहिए, इस पर भी डिटेल बात उस वीडियो में की गई, लेकिन हल्के में बता दूं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा BD प्लस SD² इंटू रोड की लंबाई यहां से यहां तक क्या है, L है। ये फार्मूला एक केस हुआ जब D और D आपस में क्या है, बराबर है, तो ये फार्मूला लगा देंगे रोड में, सिंपल फार्मूला जिसमें कोई झमेला नहीं है, BD B इंटू डी प्लस S इंटू डी का स्क्वायर इंटू L, केवल D का स्क्वायर है, S का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है इसका, ये कहां असल में देखो, जानते हो ये BD प्लस SD² क्या है, BD प्लस SD² जो है वो इस पूरे ये जो रोड का है ना, ये रोड, ये इसका पूरा एरिया है, एरिया इंटू लेंथ ही क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ ही क्या होता है तुम्हारा, ये जो एरिया इंटू लेंथ है, ये एरिया है ना, ये पूरा ये एरिया है BD, और एरिया इंटू लेंथ ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम में आ गया आपका पूरा, यानी साफ शब्दों में यदि मैं कहूं यहाँ पे, तो आपका रोड का जब डेप्थ एक समान हो तो ये फार्मूला, और डेप्थ असमान हो तो बड़े से फार्मूले आ गए। मान लीजिए यहाँ की डेप्थ D1 हो और वहां की D2, जैसे यदि मैं एक रोड यहाँ पर लूं, यहाँ की डेप्थ क्या है, मान लीजिए D1 है, और यहाँ आगे जाने पर जो उसकी डेप्थ हो रही है रोड की ना, वो क्या हो रही है, ऐसे बढ़ जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे रोड की गहराई जो है यहाँ से यहाँ तक D1 है, और वहां पे गहराई क्या हो जा रही है, D2 हो जा रही है। तो गहराइयां अलग अलग हो गई, मतलब रोड आगे जाके ज्यादा भरना पड़ा, यहाँ कम भरना पड़ा। इस स्थिति में इसके कई केस हो सकते हैं और कई फार्मूले हो सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से फार्मूले हो सकते हैं, तो इसमें पहले फार्मूला हो सकता है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड, एरिया मेथड। दूसरा होता है मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मिड सेक्शनल एरिया मेथड। तीसरा होता है आपका आपका प्रिज्मोइडल फार्मूला, प्रिज्मोइडल फार्मूला। फिर आपके पास होता है ट्रेपोजॉइडल फार्मूला, ट्रेपोजॉइडल फार्मूला। और उसके बाद आप इसमें सिम्पसन रूल भी लगा सकते हैं, यदि आपने सिम्पसन रूल ये भी लगा सकते हैं रोड के एस्टिमेट करने में, यदि आपने इसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी उसमें था, सिम्पसन रूल आपका मैथमेटिक्स में भी था, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर के। तो एक चीज जान लीजिएगा, इसमें इतने सारे तरीके हैं और सारे तरीकों को, इसका फार्मूला ये है, बाकियों के फार्मूले की यदि बात करें हम लोग तो इसमें से देखिए सबका याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ऊपर के 3 का याद कर लीजिए। मीन सेक्शनल एरिया क्या होता है, यदि यहाँ का D1, यहाँ का अगर क्या है, ये D1 है, तो A1 एरिया कितना होगा, इस जगह का एरिया होता है BD प्लस SD² ना, तो BD1 प्लस SD1², यही तो एरिया होगा। और वहां का एरिया A2 क्या होगा, A2 वो होगा BD2, D2 प्लस SD2², यहाँ का एरिया होगा। तो जो यहाँ का मीन सेक्शनल होता है ना, वो दोनों जगह के एरिया का एवरेज होता है, यानी A1 प्लस A2/2 कर देते हैं, इंटू क्या कर देते हैं, L।
बात समझ में आ रही है ना। तो ये हुआ मीन सेक्शनल, मतलब दोनों जगह के एरिया का औसत दिया गया। मिड सेक्शनल क्या होता है, एरिया निकाल के औसत नहीं लेना है, पहले गहराई का ही औसत ले लो, यानी डीएम ले लो। जैसे यहाँ एम, एम बराबर होता है एरिया ऑफ मीन, यानी मीन एरिया, तो वो एम, इसको लिख सकते हैं एम, एम इंटू एल। अच्छा ये भी तो एरिया इंटू एल ही ना है, ये फार्मूला क्या है, एरिया इंटू लेंथ है, और उसमें भी तुम क्या करोगे, एरिया इंटू लेंथ ही करोगे, लेकिन एरिया फिक्स नहीं ना, यहाँ का एरिया अलग है, वहां का एरिया अलग है, तो दोनों एरिया का एवरेज ले लिए, तो एवरेज एरिया मेथड भी इसको बोलते हैं। मीन सेक्शनल वाले को एवरेज एरिया मेथड भी बोलते हैं, जबकि मिड वाले को एवरेज डेप्थ बोलते हैं। इसमें पहले क्या करते हैं, डीएम इज इक्वल टू डी1 प्लस डी2 बाई 2 करते हैं, और फिर इससे निकालते हैं एरिया, उसको लिखते हैं बी डीएम प्लस एस डीएम स्क्वायर इंटू एल। इससे निकलता है इसका क्या, वैल्यूम। इसका वैल्यूम कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, यानी मीन एरिया में सीधे एरिया का ले लिया गया, एरिया का एवरेज लेके लंबाई कर दी गई, गुणा इसमें पहले डेप्थ का एवरेज लेके उस एवरेज डेप्थ से एरिया निकाला गया, और उस एरिया से, दोनों में अंतर आएगा, पहले वाले से आंसर ज्यादा आता है अर्थवर्क, दूसरे वाले से कम। बिल्डिंग एस्टीमेट में ये अच्छा था कि चाहे आप सेंटर लाइन से निकालेंगे, चाहे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से निकालेंगे, आंसर सेम आता है, क्योंकि वो रेगुलर संरचना है, रेगुलर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन रोड वाला जो अर्थवर्क होता है वो रेगुलर नहीं होता है, उसमें कई सारी एजम्पशंस के तहत वो चलता है, और एजम्पशंस पर डिस्कशन कभी और, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है ना, इसमें करते हैं क्या, इसमें v का फॉर्मूला जो होता है वो होता है L/6, और होता है आपका A1 प्लस A2, जो A1 और A2 आया है, प्लस 4AM। अब ये AM कौन सा है, तो वो ये वाला 4AM। बात समझ में आ रही ना। जो इस टाइम इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब डिटेल वाले बैच में आपको समझ में आएगा कि कौन सा कहां से आया है, सब पर न्यूमेरिकल लगवाया गया है। ये रिवीजन क्लास है, आप केवल अभी टाइप देखते रहिए और फॉर्मूला। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि रोड बनाने वाली विभिन्न विधियों की गणना करें, तो फिर आप विभिन्न विधियों बता के उनका फॉर्मूला बता के निकलिएगा, क्योंकि गणना करने के लिए, मतलब बताने के लिए तो बता लेंगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल लगाएगा तभी लगा लेंगे। यदि थोड़ा बहुत पढ़े तो न्यूमेरिकल लगा लेंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल आएगा रोड से, ठीक है ना। रोड से बड़ा न्यूमेरिकल आने हुए एक समय हो चुका है। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला उसके बाद आपका आता है, उसके बाद सिम्पसन रूल आता है। अब देखिए रटने को ये सब फार्मूला रट सकते हैं। सिम्पसन रूल में कहें तो सिंपल होता है v इज इक्वल टू जो होता है L/3 होता है A1 प्लस A2 प्लस इसका एक तरीका याद कर लीजिएगा, 4e प्लस 2o। ये ऑड जितने हैं, जैसे A1 A2 A3 A4, कई रोड में कई जगह सेक्शन है, तो A1 A2 A3 में से जितने ऑड वाले हैं उसके आगे 2 लगाइएगा, जितने इवन वाले हैं उसके आगे 4 लगाइएगा। A1 A2 के बाद जैसे A3 है तो वो क्या है, A3 ऑड है तो वो 2 के साथ जाएगा, A5 A7 ये सब 2 के साथ जाके जुड़ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 ऑफ, तो यहाँ 4e प्लस 2o की जगह पर ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू समेशन ऑफ इवन प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ ऑड। तो ये आपका हुआ फॉर्मूला इसका। तो आप इतना जान लीजिए कि इतने सारे फॉर्मूले हो सकते हैं रोड वाले के बारे में, लेकिन दोस्त तुम इतना मत लिखो, ये 3 भी याद रख लोगे मेथड में तब भी चलेगा। और उसके बाद ये कब, ये जब गहराइयां अलग अलग हुई हैं तब, गहराइयां अलग अलग हुई हैं तब। यदि गहराइयां एक समान होती तो फिर फॉर्मूला तुम्हारा यही वाला केवल काम करता, यदि गहराई एक समान होती तो तुम्हारा फॉर्मूला यही काम करता। इसमें ज्यादा गणितज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, ये सब के बारे में डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है ना, मेन बैच में। तो फिलहाल के लिए आप याद करके निकलते बनाइए। बिल्डिंग एस्टीमेट का बता दिया, रोड के बारे में हल्की सी जानकारी दे दी। रोड में लीड लिफ्ट क्या होता है, खतान क्या होता है, बैरो पिट क्या होता है, इनके बारे में भी जानकारियां ऑलरेडी मैंने दे रखी हैं। ये डेफिनेशंस आपको तैयार रखी हैं, क्या, लीड एंड लिफ्ट के बारे में आपको जान लेना है, लीड एंड लिफ्ट क्या है, बैरो पिट क्या है, मैं नाम लिख के छोड़ रहा हूं, ये सब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, आप चाहे मेरी वीडियो देखिए, चाहे कहीं पर कोई पेपर तैयार करिए, लेकिन आपको इन सब के बारे में, लीड एंड लिफ्ट, उठान और दूरी, ये दूरी तथा उठान, बैरो पिट मतलब होता है खतान, गड्ढे, और इसके बाद आपका आता है डेडमैन, डेडमैन होता है, ये क्या होता है इसके बारे में, मरा हुआ आदमी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, डेडमैन होता है। उसके बाद आपका आ जाता है रोड के बारे में टाइप ऑफ एक्सकवेशन, डीप एक्सकवेशन,
डीप एक्सकवेशन, सरफेस एक्सकवेशन, सरफेस एक्सकवेशन, ये सब डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। सरफेस एक्सकवेशन, उसके साथ में आता है ड्रेसिंग, इन सब की डेफिनेशन मैं हल्की हल्की बोलता जाऊं, खाली लिखने का तरीका आप जानिएगा। लीड एंड लिफ्ट का मतलब होता है कहीं से मिट्टी खोदी गई कहीं ले जाई गई, तो उसके केंद्र, जहां से खोदी गई उसके केंद्र से जहां ले जाई गई उसके केंद्र, जैसे मान लीजिए यहां से मिट्टी खोद करके हम यहाँ ले गए, तो इसके केंद्र से यहां तक उठा के ले गए, तो ये जो 36 दूरी चले उसको लीड बोलते हैं। और जो यहाँ से ऐसे ऊंचाई कुछ कवर किए होंगे खोद के ऊपर ले जाके या खोद के नीचे लाने पे, इसको लिफ्ट बोलते हैं। लीड एंड लिफ्ट, लीड कहीं पर भी जब मानी जाती है तो मजदूर जब ढोएगा तो 30 मीटर तक फ्री काम करेगा, 30 मीटर से ज्यादा दूर ढोना हुआ तो ज्यादा पैसे लेगा। लीड 30 मीटर फ्री रहती है जबकि लीड 1.5 मीटर फ्री रहता है। लीड की वैल्यू कई जगहों पर 50 मीटर भी ली जाती है CPWD के अनुसार। ये हुआ लीड एंड लिफ्ट। बैरोपीट क्या होता है? सड़क पर बनाने के लिए, सड़क को भरने के लिए मिट्टी चाहिए, तो उस मिट्टी को लेने के लिए अगल बगल के खेतों को खोद करके उनसे मिट्टी ली जाती है और खोदते समय कुछ मानकों का प्रयोग करना पड़ता है। मानक क्या होते हैं? गड्ढे की गहराई 30 से 60 सेंटीमीटर से ज्यादा गड्ढा मत करिए और सड़क से 5 मीटर के बाद ही गड्ढा बनाइए दूर, और ज्यादा गहरा मत करिए क्योंकि जिसकी जमीन है उस गड्ढे में चली जाएगी। फिर उसके बाद उसको लगातार खोदते मत चले जाइए, बीच बीच में ब्रेक दीजिए 5-5 मीटर का, उसको बोलते हैं बोरो पिट। दैट पिट्स, दोज पिट्स आर नोन एज बोरो पिट्स। वो खतान गड्ढे कहे जाते हैं, उधार लिए गए गड्ढे हैं जिनसे मिट्टी ली जा रही है। तो डेडमैन क्या होता है? जब भी कहीं मिट्टी की खुदाई की जाती है, मान लीजिए कोई पहाड़ था ऐसे या कोई घनी चीज थी उसको खोदना था, सरकार के तरफ से आया कि इसको खोद के समतल करिए, इंजीनियर साहब गए, कहे अरे हाइए खोदना है, खोदते समय कर हाई 2 ही मीटर था, केवल कितना था? 2 मीटर था, इस पर घास जमी थी, बोला गया कि साफ करा दीजिए। इंजीनियर साहब गए, रिपोर्ट बनाए, 5 मीटर था भैया, बहुत खोदना पड़ा, बहुत पैसा लगा। इंजीनियर साहब पैसा हड़प जाएंगे, तो बोला गया भैया इंजीनियर साहब आप पूरा मत खोदिएगा, जगह इसको खोदिएगा ना तो जगह जगह ऐसे छोड़िएगा, जैसे यहां छोड़ करके इसको ऐसे खड़े छोड़ दीजिएगा, जगह जगह पे ऐसे खड़े छोड़ दीजिएगा। यानी जगह जगह पे खड़े छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि आप जाइए इंजीनियर साहब खोदिए, लेकिन जगह जगह पे ना ऐसे छोड़े रखिएगा। हम बाद में देखेंगे क्योंकि घास तो इसके ऊपर उगी रहेगी, छोड़ेंगे तो इसके ऊपर तो घास वगैरह उगी रहेगी ना, तो जान जाएंगे कि इतना ऊंचाई रहा था अलग अलग जगह पे, इसका एवरेज ले लेंगे, पेमेंट हो जाएगा। तो ये जो छोड़े जाते हैं ना बीच बीच में जगह जगह पे मचान, ताकि सही गहराई का अंदाजा हो सके, उसको कहते हैं डेडमैन। डीप एक्सकवेशन क्या होता है? जब कोई गहराई 60 सेंटीमीटर से ज्यादा, 30 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा खोदना पड़ता है तो उसको डीप एक्सकवेशन बोलते हैं। सर्फ एक्सकवेशन, अगर कोई चीज को खोदना है लेकिन 30 सेंटीमीटर तक ही गहरा खोदना है तो उसको सरफेस एक्सकवेशन, और यदि केवल 15 सेंटीमीटर साफ करना है, 15 सेंटीमीटर खोद करके सफाई करनी है तो उसको बोलते हैं ड्रेसिंग करना। मैं बोल डाला पूरा, इतना तैयार रखिएगा, इसको ढूंढ के लिखने का प्रयास करिएगा। रोड के बारे में लगभग जानकारी मैंने बोल दी, जितना मैं तेजी से बोलता हूं ना, यदि तुम सुन रहे हो मेरी बात और तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक का बटन दबा दो दोस्त, क्योंकि पहली बात कि चेहरे पर ग्लो आएगा, तुम्हारे निखरेगा रंग दिनों दिन, और उसके बाद शादी अच्छी हो जाएगी। ये सब फायदे होंगे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो ये फायदा हो जाएगा कि मैं खुश हो जाऊंगा। तो चलो, मतलब मेरा फायदा ना सोचो, अपना सोच करके लाइक कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हाँ अब देखो, अच्छा वो सब था बिल्डिंग का और रोड का तरीका। एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने मेन बैच में भी इसको उतना तवज्जो इसलिए नहीं दिया था इसको, क्योंकि देखिए ऐसे मान लीजिए आ गया कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल दिया कि निम्नांकित चित्र में धारण एवं स्लैब के लिए संयुक्त चित्रों में पदार्थों की मात्रा सामान्य आगणन कर निकालें। सिंपल कैलकुलेशन करके ये बताना है कि इसमें क्या क्या लगा है। ये बीम है, यहां से ये 5 मीटर है, यहां से ये पूरा जो है देखिए 1.8 मीटर, 1.8 मीटर और बीच में 3 सेंटीमीटर, यानी 1.8, 1.8, 3.6 हो गया। अढ़ाई 30 सेंटीमीटर पे अगर यहां से यहां निकालें तो 3.9 मीटर ऐसे हो रहा है, 5 मीटर ऐसे हो रहा है, हाई 55 सेंटीमीटर नीचे लटका हुआ है। तो देखो ये आरसीसी का स्ट्रक्चर है। मैं पढ़ाते समय बोला था कि आरसीसी के स्ट्रक्चर उल्टे पुल्टे कुछ भी आ सकते हैं। कैलकुलेशन जब करना होगा सामान्य तरीकों से तो कैसे करोगे, सुनो ध्यान से, ठीक है। उसका पूरा वॉल्यूम निकाल लोगे जोड़ करके, इसका पूरा वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम जोड़ लोगे, आरसीसी की मात्रा आ जाएगी, और मात्रा में फिर उसको सूखे पदार्थों में बदल देना, उससे निकल जाएगा। जैसे पदार्थों की मात्रा निकालनी, तुम क्या करोगे, इसको निकालोगे कैसे? सबसे पहले क्या करोगे,
सबसे पहले तुम जानते हो इसमें बोला गया है कि 1.5-3 की आरसीसी की स्लैब, अच्छा 1.5-3 की है, ये कहीं लिखा है? हमको नहीं लिखा गया है कहीं पर, हो सकता है क्वेश्चन में तुमको दिया गया है, ये खाली निम्नांकित चित्र में धरन और स्लैब के लिए पदार्थों की मात्रा बताएं। ये नहीं बोला गया है तो M20 लिया गया, क्यों? क्योंकि आजकल सामान्यतः M20 चलता है, ठीक है। अब एक चीज को समझो कि तुम इसकी मात्रा कैसे निकालोगे, तो इसका कितना हो जाएगा स्लैब के लिए, अगर तुम देखो तो स्लैब जो है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की, तो 12 सेंटीमीटर गुणा 3.9, देखो 3.9 निकाले हैं, 3.9 गुणा 5 और गुणा 12, ये पूरा क्या हो जाएगा, किसका मात्रा हो जाएगा, वॉल्यूम, खाली स्लैब का। यदि देखो तो ये 3.6 हो गया, 9 हो गया, और ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर को मीटर में लिखा गया है, और ये हो गया 5 मीटर। इन तीनों का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा इतने क्यूबिक मीटर, किसका हुआ, स्लैब का। बीम कितना हुआ, बीम आई है 55, तो ये 55, इसके साथ बीम आगे तक गई है ना स्लैब के पीछे तक, तो 5 मीटर तो वो भी जाएगी। अब बाकी इसकी हाई वाली चौड़ाई जो है 30 गुणा 55 गुणा 5 मीटर, 30 गुणा 55 गुणा, यानी बीम हो गया इतना क्यूबिक मीटर। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पे कुल जो आया 3.165। अब तुम मात्रा, यानी तुम एक चीज जान जाओ, अगर क्वांटिटी कैलकुलेशन किए हो तो ये वॉल्यूम आया, तो सूखा पदार्थ कितना होगा, जब स्टील कितना है 1.5%, ये सब नहीं दिया गया रहेगा ना, तुम 1% स्टील लेना, बीम और स्लैब में स्टील की मात्रा 1% लेना, तुम कॉलम रहेगा तब तुम 1.5 से 2% लेना, ये नहीं दिया रहे तो 1.5 से 2% तुम स्टील का तब लोगे जब कॉलम रहेगा, बीम और स्लैब रहेगा तो 1%, ये भले 1.5% लिए तुम 1% लेना। पूरे आयतन का 1.5% इन्होंने ले लिया स्टील, 1.5/100 से गुणा करें तो इतना क्यूबिक मीटर आ गया स्टील। और जानते हैं 1 क्यूबिक मीटर, इतना क्यूबिक मीटर आया स्टील आया कितने क्यूबिक मीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर स्टील का वेट होता है 7850, गुणा कर दिए तो 372.6 केजी क्या लगा है उसमें, स्टील लगा है। तो देखो ये हम बताए थे लेकिन न्यूमेरिकल नहीं कराए थे मेन बैच में, तो देखो यहाँ आ गया, यहाँ पर लगे हाथ हमने इसको करा भी दिया। अब एक चीज को यहाँ पर ध्यान देना सब लोग, चलो अब खाली सब तो मात्रा पता चल गई, इतना कंक्रीट है, इतना ये है। अब एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, इसमें इसने ये नहीं किया डायरेक्टली, अब इसने टेबल बना के यहाँ पर दिखा दिया है। देखिए इसमें 3-4 चीजों का टेबल बनाया। देखिए मद का विवरण मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। पहले क्या है आरसीसी कितना है 3.16, उसमें 26.76 बैग कैसे आ गया, उसमें 26.76 बैग कैसे आ गया सीमेंट, और कैसे उसमें इतना आ गया है 1.33, ये रोड़ी हो गया, स्टील हो गया, मतलब बदरपुर बालू है, ये बालू है दोस्त, ये बालू है, और ये क्या है, रोड़ी है। बदरपुर बालू फेमस है इसलिए उसका नाम। अब एक चीज जान ली, इतना स्टील का मात्रा निकाले थे, लेकिन हाई दोनों मात्राएं कहां से आई, हमें तो पता है कि केवल इतने कंक्रीट लगी है। तो मैं आपको एक हल्का सा हिसाब दे दूं ये कैसे आया है। देखो यहाँ पे कुल पदार्थ ये इतना, ये इतना हुआ, ये इतना हुआ, ये इतना हुआ, पदार्थों की दर ये देखिए कितने हैं, 220 रुपए पर बैग सीमेंट चल रहा है, ये 750 रुपए पर क्यूबिक मीटर, ये 750। एनालिसिस ऑफ रेट अगर आप ढंग से नहीं पढ़े तो कृपया पढ़ लीजिएगा, वही काम यहाँ किया गया। सबका पैसा निकाल करके पदार्थों का कुल मूल्य जोड़ा गया, मजदूरी 40% ले ली गई है, अप्रोक्सीमेटली मजदूरी को आप 35 से 40% ले सकते हैं, कुल खर्चे का कंस्ट्रक्शन के ले लिए। पदार्थ प्लस मजदूरी मिला के इतना हो गया, देखिए सब सारे पदार्थों को जोड़ा गया, पदार्थ प्लस मजदूरी इतना। ठेकेदार कितना कमाएगा, जब जो बनवाएगा, खाली पैसा दे दिए आप, बनने मजदूर को पैसा देकर बना देगा, ठेकेदार उसको बनवाएगा, 10% अपने ले जाएगा, तो इस पूरे का 10% ठेकेदार ले गया। उसके बाद 5% फुटकर खर्चा और कार्य पर भारित स्थापना को कुल मूल्य आ गया 32,500। यानी इस पूरे को बनाने में ये जो कॉस्ट आई है वो 32,500 आई है। लेकिन ये चीज जान लीजिए, ये सब जो दरें ली गई हैं कि सीमेंट का रेट कितना है, ये बालू का, मेन बैच में मैं पूरा लिखवाया हूं करंट रेट, और वो आप इस समय का जो रेट तुमको मालूम है ना वो चला दो। ये मत सोचो कि सर रेट तो सर किताब उठाओगे सन 1970 का रेट दिया रहेगा 60 रुपया बोरी सीमेंट, अरे पहले का किताब छपा है वही रेट अभी तक दिया हुआ है। तो रेट वगैरह सब बदल चुकी है, करंट रेट जो तुमको याद हो लगा दो। लेकिन यहाँ चूंकि हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था सामान्य आगणन निकाले, मतलब बोला संयुक्त चित्रों पदार्थों की मात्रा
सामान्य आगणन करके निकालें। केवल मात्रा निकालनी थी ना, कि कास्ट निकाल दिया। तो पहली बात कि हमसे कास्ट पूछा नहीं गया, हम केवल पदार्थों की मात्रा निकाल के छोड़ सकते हैं कि कितना गिट्टी लगा, कितना बालू, कितना सीमेंट। तो जब कंक्रीट, देखो ये तो तुम नहीं जाने कि सर ये स्टील 1.5% लगा तो पता चला 372, लेकिन कंक्रीट जो लगी है ये दोनों जोड़ करके 3.165, कुल कंक्रीट कितनी है 3.165। ये कंक्रीटिंग हुई, यानी यदि सूखा पदार्थ लेना होगा तो हम लोग 1.52 से गुणा कर देंगे। सूखा पदार्थ कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, 3.165 गुणा 1.52 से गुणा किए तो सूखा पदार्थ 4.8108 लेना पड़ेगा। इसमें सीमेंट कितना होगा, एक भाग, कितने भाग का, 1, 1.5, 3 की कंक्रीट थी, 8108 में 1, 1.5, 3, तो 1, 1.5, 3 तीनों को जोड़ लीजिए, 3, 1.5, 4.5, 5.5। तो सीमेंट की मात्रा हो गई कितने क्यूबिक मीटर, तो इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, 5.5 से, तो यानी 0.8746 क्यूबिक मीटर सीमेंट आया। एक क्यूबिक मीटर में 30 बैग सीमेंट होता है, तो इतने क्यूबिक मीटर में कितना होगा, 30 से गुणा कर देंगे, 26.24 बैग सीमेंट आया है। इनका कितना आया था, 26.76 बैग, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 26.24 को हम भी ले लेंगे 27 बैग और ये भी ले लेंगे 27 बैग, खरीदाएगा तो। अब ये कैसे हुआ है, मटेरियल क्वांटिटी कैलकुलेशन चैप्टर है, 1 घंटे में कई चीजों को कैलकुलेट करना मैं बताया हूं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल पोर्शन देखो दोस्त, इतना ही कवर कर पाऊंगा। न्यूमेरिकल पोर्शन जानना है तो ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है उसको देख लेना, ठीक है। तो देखो आरसीसी वाला भी जो लोग पढ़े हैं ना, उनको इससे मदद मिला कि सर यदि आरसीसी का आ गया तो क्या करेंगे, तो यही करोगे जो आया है ना। देखो कैसे आरसीसी निकला है, कैसी भी आकृति दे उसका तुम एक्चुअली वैल्यूम निकाल लेना, गुणा भाग करके, जैसे भी, ठीक है। उसके बाद अब आता है पहाड़ी सड़कों के लिए मिट्टी का काम। पहाड़ी सड़कों के लिए मिट्टी का काम से न्यूमेरिकल अगर दिया तो तुम उसको छोड़ने की कोशिश करना, स्किप करने की कोशिश करना, कोई और ऑप्शन कर लेना, क्योंकि उसका फॉर्मूला बहुत तेज बदलता है। पहाड़ी सड़कों में मिट्टी का काम का फॉर्मूला बहुत तेज बदलता है, कई कंडीशन बन जाती है। पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है, तो उसके लिए थ्योरेटिकल चीजें याद रखना। पहाड़ी सड़कों के लिए मिट्टी के काम का थ्योरेटिकल चीजें याद रखना। थ्योरेटिकल में क्या है देखना, थोड़ा 1 मिनट के लिए रीडिंग लगाओ जरा सब लोग, इसकी लगा लिए रीडिंग इसका आप लोग। रीडिंग में बस सिंपल है कि पहाड़ी सड़कों मतलब एक तरीके से खाली टिप्पणी लिखना है, निकालना नहीं है मृदाकार, इस पर टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी का मतलब पहाड़ी सड़कों में क्या क्या चैलेंजिंग आती है, दोनों साइड में, एक साइड ढाल रहती है, एक साइड वो रहता है, तो इन पर टिप्पणी लिखना है। दूसरा, टिप्पणियां आपको पढ़नी है। एक है टिप्पणी आपका कि पूर्व मिश्रित कारपेटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी। पूर्व मिश्रित कारपेटिंग क्या है, मतलब प्री मिक्स। जब कभी रोड बनता है तो मैंने इसके बारे में हाईवे में भी पढ़ाया है कि कंक्रीट को मिला करके प्री मिक्सिंग, मतलब पहले से मिली मिलाई मिक्सिंग करके, चाहे बिटुमिन में, प्री मिक्स का मतलब होता है बिटुमिन के साथ गिट्टी का मिलना, बिटुमिन और गिट्टी को मिला करके रोड पर क्या करते हैं, चटाई की तरह बिछाते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्री मिक्स कारपेटिंग। उसके लिए एक मशीन होती है, प्री मिक्स कर लेते हैं प्लांट पर, हॉट मिक्स प्लांट पर, उसको ले आते हैं और उसको बिछाते चले जाते हैं। वही चीज यहाँ पर पूरा बताया गया है। यहाँ पे जो चीजें लिखी गई उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जो मैं बताया हूँ वही चीज है इसके बारे में। उसके बाद है क्वांटिटी कैलकुलेशन, मात्राएं कैलकुलेशन। मात्रा कैलकुलेशन का मतलब होता है किसी पदार्थ के लिए मात्रा का कैलकुलेशन करना। फिर से मैं कहूंगा इसके लिए भी डिटेल वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, आधे एक घंटे की वीडियो है, इसमें सब चीजों की क्वांटिटी, जैसे पीछे वाला कंक्रीट का किया है ना, तो क्वांटिटी कैलकुलेशन। मैं इस पीडीएफ में इसको लिया क्यों हूं, ताकि आप एक चीज जान लीजिए, ये सही नहीं है। यहाँ पर ये जो किया गया है ये क्वांटिटी कैलकुलेशन नहीं है। यहां से देखिए, ये सामान की मात्रा निकाल करके इतने तक है क्वांटिटी कैलकुलेशन, यहां तक का केवल ये पोर्शन है सीमेंट और बालू की मात्रा, बाकी है मजदूरी और ये सब निकाल के ये आता है रेट एनालिसिस में, ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिएगा, मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बताया हूं केवल कि पेपर देना कैसे है। मैं इस पेपर में पढ़ा नहीं रहा हूं इसमें, तो इसको पढ़ने के लिए ये वाला जो है सीमेंट का ये जो पूरा बताया गया ना, इसमें क्वांटिटी कैलकुलेशन अलग चीज होती है। बोला कि कंक्रीट बनाने में कितना सामान कौन कौन सा लगेगा, ये दूसरा टॉपिक हो गया। और एक चीज दूसरी टॉपिक होती है क्या, कि इसमें सामान के साथ मजदूर और ठेकेदार का परसेंटेज, ये सब इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ रेट। तो ये एनालिसिस ऑफ रेट जो है ना, वो अगला चैप्टर है,
ठीक है ना। दरों का विश्लेषण, इसको कैसे किया जाता है, पहली बात कि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं दरों के विश्लेषण से। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी। इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल आपको इस पीडीएफ को समझाना है कि ये पीडीएफ को पढ़ना कैसे, जा करके इस पीडीएफ की रीडिंग लगाइएगा जैसे बता रहे हैं वैसे। पीडीएफ में बोल रहा है कि दर विश्लेषण पर टिप्पणी। दर विश्लेषण पर क्या टिप्पणी होती है, किसी चीज की जो लागत होती है वो उस रूप से निकालना, मतलब प्रैक्टिकल रूप पे व्यवहारिक लागत। जैसे मान लीजिए हमको कहीं पर कंक्रीट मिलता है, क्या कंक्रीट तो अब मिलने लगा है, और लेकिन ब्रिक वर्क मिलेगा। अरे आप ईंटा खरीदेंगे, ब्रिक वर्क का मतलब हुआ बनी बनाई ईंट, ईंटा खरीदेंगे, सीमेंट खरीदेंगे, बालू खरीदेंगे, सबको ले आके जोड़ेंगे तब ना ब्रिक वर्क बनेगा। तो खाली ईंटा सीमेंट का बालू का पैसा जोड़ देंगे तो दीवार खड़ा हो जाएगी? उसमें मजदूरी लगेगा, पानी लगेगा, मेहनत लगेगी, सब लगेगा तब दीवार खड़ा होगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, व्यवहारिक लागत निकालना, कि 1 क्यूबिक मीटर में सामान के साथ साथ दीवार खड़ा करने में कुल कितना पैसा लगा, उसको बोलते हैं रेट ऑफ एनालिसिस। उसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। इसमें क्या होता है, सामग्रियों का विवरण, श्रमिकों का विवरण, पानी और फायदा आदि का अलग अलग मूल्यांकन करके दर निकाली जाती है। तो ये मुख्य बात मैंने अंडरलाइन कर दी, और बाकी चीजें आप रीडिंग लगा लीजिएगा कैसे करना है, ठीक है। फिर दर विश्लेषण के जो तरीके पर संक्षिप्त टिप्पणी। क्या तरीका है दर विश्लेषण का, इसमें सब जितने पदार्थ हैं सबको लिया जाएगा, फिर मात्रा की गणना गणितीय विधि से की जाएगी, प्रचलित दर यानी जो उनका रेट है उनसे गुणा करके पदार्थों की कुल कीमत निकाली जाती है, फिर विभिन्न श्रेणी के लेबर द्वारा मद की मात्रा के दृष्टिगत अनुमान आवश्यक विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों की संख्या ज्ञात कर ये निकाला जाता है। तो ये पूरी बात यहाँ पर बताई गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक चीज का दर विश्लेषण किया गया, ये मैं टास्क दे रहा हूं आपको, करके जाना है। किस चीज का, 12 मिलीमीटर मोटा सीमेंट प्लास्टर का। प्लास्टर में देखिए कैसे किया गया है। सबसे पहले सीमेंट निकाला गया है 8.6 बोरी। कहां से आया है, ये मटेरियल क्वांटिटी कैलकुलेशन से आया है। उसको निकालने का तरीका नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो 2 घंटे वाला केवल वीडियो देख लोगे सब क्लियर हो जाएगा। फिर बालू निकाला गया है, यहाँ पे बालू निकाला गया है। फिर बालू के बाद में बालू और देखो प्लास्टर में बालू और सीमेंट दो ही चीजें लगेंगी, कितना कितना लगा है वो है, रेट कितना है वो है। रेट मतलब 220 रुपया बोरी सीमेंट है, तुम अब नया रेट रखना 500 या 450 रुपया बोरी। फिर इतना रुपया है आपका 576 रुपए प्रति घन मीटर बालू का है, दोनों का रेट निकाल करके जोड़ा गया। यहाँ पर पूरा निकाला गया है, ये कैसे आया 8.6 बोरी, इसको देखो इसी में निकाला गया है। 8 बोरियां 57 किलो, ये सब पूरा निकाला गया है। तो इसमें निकालने के बजाय तुमको मैं निकालना सिखाया हूं वैसे निकालना। फिर वो सामान लगा प्लास्टर में, अब प्लास्टर में राजमिस्त्री लगे, मुख्य राज मतलब हेड मेसन, मजदूर, भिस्ती और उसके बाद मशीनें, ये सब का पैसा जोड़ा गया। सामान और मजदूरी जोड़ करके कुल 3155 रुपए आया। अब 3155 रुपए कितने प्लास्टर का आया, लगभग कितना प्लास्टर लिया गया था, 100 स्क्वायर मीटर। तो अब एक चीज जान लीजिएगा, सामग्री और मजदूरी जोड़े जब हम लोग पूरा तो इतना आया, सामग्री लिए पूरा और मजदूरी जोड़े तो इतना आया। पानी का खर्चा 2.5% लिया है, गलत है, आप केवल 1 से 1.5% लीजिएगा पानी का खर्चा इसी का 1-1.5% ले लिए। 10% लिए ठेकेदार का, यानी 612.3 हो जाएगा। और सब जोड़े ग्रैंड टोटल किए तो आया 7888 रुपए 100 वर्ग मीटर प्लास्टर के लिए। इसलिए 100 से भाग देने पर लगभग 68.882 यानी 69 रुपए प्रति वर्ग मीटर ये आपका आ गया। तो ये मैंने मोटा मोटा बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, नीचे वाला वीडियो देख लीजिए। अब कॉन्ट्रैक्टरशिप ठेकेदारी आ गई। ठेकेदारी के बारे में पूरा हमने, ये संविदा क्या होती है आपकी, संविदा का मतलब होता है कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट पर टिप्पणी लिखना है। इस पीडीएफ को रिवीजन कर जाओ यार, सीधे बात मैं कह रहा हूँ, रिवीजन कर जाओ, बोलता रहूंगा कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। सब संविदाएं कितने यानी ठेका कितने प्रकार का होता है, लमसम तुम पढ़ जाओ, ठीक है ना, पढ़ जाओ। यदि कहोगे तो इसके आगे का वीडियो बना दूंगा, लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। एक बार रिवीजन करके जाना, और मैं बार बार कह रहा हूं इससे बाद ये नीचे वाला वीडियो जरूर देखना है, तुमको देखना ही देखना वाला वीडियो। आई इस पीडीएफ का पूरा रिवीजन कर जाना है, देख जाओ पूरा। अगर दिक्कत होगी तो फिर कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा इसके बारे में। दो इजाजत, एक बार पीडीएफ का रीडिंग लगा के कमेंट करो, खाली देख जाओ पूरा, चूंकि समय कम है तो तुम पूरा पीडीएफ का रीडिंग लगाओ, नीचे वाला वीडियो देखो, पूरी बातें क्लियर होंगी। दो इजाजत, मिलते हैं अब अगले पेपर के लिए, धन्यवाद।